आई हैव टू अचीव ऑल ईयर एंड वन एंड नीट प्रिपरेशन ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहता हूँ एंड बाकी इस दुनिया में कुछ भी मैटर नहीं करता इस पॉइंट ऑफ टाइम। हेलो 11th नीट एस्पिरेंट, आई होप सो तुम अच्छे होगे एंड तुम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो में तुम्हें बताना चाहता हूँ ऐसी दो बातें जो तुम्हें बहुत कम सुनने को मिलेंगी एंड मैं सच बताऊं कि तुम चाहे जितनी स्ट्रैटेजीज वीडियो देख लो या फिर प्लानर वीडियोस देख लो, उन सारी ही चीज़ों से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट तुम्हारा माइंड सेट। यस, जब मैंने अपनी 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मेरा माइंड सेट वॉज लाइक दैट कि नहीं, आई हैव टू अचीव ऑल इंडिया रैंक वन एंड ऑल इंडिया रैंक वन के साथ ही मैं एम्स दिल्ली जाऊंगा, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। यस, सो तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ना है। तुम्हारा कोई भी ड्रीम हो सकता है, कोई भी रैंक हो सकता है, कोई भी कॉलेज हो सकता है, बट दिस शुड बी योर माइंडसेट कि नहीं, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करके दिखाना है। सेकंड माइंडसेट वाज द फोकस। यस, लिटरली मेरे टाइम पे कोविड आया, मेरा स्कूल चेंज हुआ, बीच में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस आए, लेकिन माय फोकस वाज अल्टीमेट। आई वाज सो फोकस्ड ऑन माय नीट प्रिपरेशन कि नीट प्रिपरेशन ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे लिए बाकी चीजें सच में मैटर नहीं करती थी। मैंने इवन कोविड के दौरान न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया। बाकी लोग जब बहुत सारी बातें करते थे कि तुझे पता है वहाँ क्या हुआ, इस कंट्री में क्या हुआ, इलेक्शंस में क्या हुआ, मुझे मतलब ही नहीं था कि कहाँ पे क्या चल रहा है। मैं बस अपने आप पर फोकस करता था एंड बिलीव मी गाइस, तुम्हारा ये माइंडसेट होना चाहिए, तुम्हारा ये फोकस होना चाहिए कि नहीं, तुम्हारी ये ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। बाकी इस दुनिया में कुछ भी मैटर नहीं करता इस पॉइंट ऑफ टाइम में। एंड इसी यूनिक माइंडसेट और फोकस की वजह से मैंने ऑल इंडिया रैंक 5 अचीव किया एंड माय स्कोर वाज 715 आउट ऑफ 720 एंड करेंटली आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन योर ड्रीम कॉलेज दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। नाउ कमिंग टू द नीट 2026, तो आपका नीट 2026 का पेपर होने वाला है 3 मई 2026 बिकॉज रूल के अकॉर्डिंग मई का जो सबसे पहला संडे होता है उसी में नीट का पेपर होता है। नीट की जर्नी को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, पहला होता है सिलेबस कंप्लीशन का फेज एंड दूसरा होता है मॉक टेस्ट रिवीजन का फेज। यस, एंड अभी है नवंबर 2024 एंड आपका पेपर होने वाला है मई 2026। सो इस बीच में आपके पास 14 महीने होंगे दिसंबर 2025 तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, यानी आपको 14 महीने मिलेंगे 11th एंड 12th करने के लिए। एंड मॉक टेस्ट एंड रिवीजन फेज के लिए आपको मिलेंगे 3 से 4 महीने बेसिकली, यानी कि जो जनवरी होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में ही वो मॉक टेस्ट रिवीजन फेज होता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 14 महीने, जिसमें 7 महीने आपको 11th को देना होगा, 7 महीने आपको 12th का देना होगा। एंड लिटरली अब वो टाइम आ चुका है कि अब आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होना होगा। अब आप ये नहीं सोच सकते कि मैं बाद में कर लूँगा, नहीं, वो टाइम जा चुका है, वो सिर्फ 1-2 महीने चलता है। अब आपको लिटरली अपने सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करना होगा। अगर हम 11th की बात करें तो 11th आपका मई 2025 तक खत्म हो जाना चाहिए ताकि आप दिसंबर 2025 तक अपने 12th को अच्छे से कर सको। नहीं तो क्या होगा, आप जितना ज़्यादा 12th को करने में लेट करोगे, आपका मॉक टेस्ट रिवीजन फेज उतना ही लेट स्टार्ट होगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस की कमी आने लगेगी क्योंकि आपने इनफ मॉक टेस्ट लगाए नहीं होंगे उस समय तक। सो आई होप सो आपको वो पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको कब तक क्या करना है। अब हम मंथली स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फेवरेट सब्जेक्ट एंड दैट इज बायोलॉजी। यस, बायोलॉजी हम सबका फेवरेट होता है, पढ़ने में बहुत मजा आता है, आई नो। स्टार्टिंग में हो सकता है जब आपको टफ चैप्टर्स पढ़ाए जाए जैसे एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम आए। बायो को कैसे याद करना है और अच्छे तरीके से कैसे करना है वो हम अगली वीडियो पे डिस्कस करेंगे। बट मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल बायो याद हो जाएगा। अभी पढ़ते रहो, उसे बार बार एनसीईआरटी से पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज नहीं तो कल चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर हम मंथली प्लानिंग डिस्कस करें तो ये जो आपका नवंबर दिसंबर है वो आपका यूनिट 1 को चला जाएगा जिसमें लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम आ जाएगा। एंड इसी दिसंबर के एंड में आपको मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी स्टार्ट करना है ताकि आप फरवरी तक मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी स्टार्ट कर सको। एंड देन आफ्टर आता है आपका सेल की यूनिट, ये जो है जिसमें सेल साइकिल है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल आपको एज इट इज बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री में मिलेगा, तो आप यहाँ पे पढ़ लोगे अच्छे से, तो आपको वहाँ पे इजी रहेगा। सो ये सबसे ईजीएस्ट पोर्शन है 11th का। अगर आप बोलोगे सबसे ईजी कौन सा है यूनिट, तो मैं कहूँगा वो सेल वाला यूनिट सबसे ईजी है। सो मार्च के अराउंड आप सेल वाले यूनिट कर रहे होगे एंड देन आफ्टर आपके पास फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, हार्मोन बचता है जो आप मार्च अप्रैल में कर रहे होगे। एंड देन आफ्टर अप्रैल मई के एंड में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे होगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत सारे कोचिंग्स में क्या होता है ना, वो स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं, लाइक बॉटनी का अलग चल रहा होता है, साइड बाय साइड जूलॉजी का अलग चल रहा होता है, ये भी काफ़ी सही है। अब ह्यूमन फिजियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अभी से पढ़ सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि जब पूरा बाकी का पोर्शन कंप्लीट होगा 11th का तभी आप लास्ट में ह्यूमन फिजियो पढ़ोगे, नहीं, आप अभी से पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। और
बहुत अच्छे से। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मेथोडोलॉजी। किस मेथड का यूज करके आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको डिटेल्ड लेक्चर देखने हैं। यस, कोई भी 11th का स्टूडेंट वन शॉट पे नहीं जाएगा। यस, वन शॉट आपके लिए नहीं बने हैं, वो 12th वालों के लिए बनते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको डिटेल लेक्चर देखने हैं। यस, अच्छे से देखने हैं। सेकंड थिंग ये है कि फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। यस, एंड थर्ड थिंग ये है कि आपने जो भी डिसाइड किया कि मैं इस जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, इस डीपीपी या फिर इस किताब से क्वेश्चन लगाऊंगा, वो लगाना है। यस, आपको इस 3 स्टेप मेथड को फॉलो करना है। फर्स्ट डिटेल लेक्चर देखना है, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एंड देन आफ्टर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बीच बीच में जब आपके 2-3 चैप्टर्स हो जाएं तो आप रिवीजन करने के लिए, उन 2-3 चैप्टर्स का रिवीजन करने के लिए प्रीवियस का क्वेश्चन लगा सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन आप साथ साथ भी लगा सकते हो और 2-3 चैप्टर्स खत्म होने के बाद भी लगा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो। जस्ट फॉलो दिस सीक्वेंस इन एवरी चैप्टर एंड यू विल रियलाइज कि आपका हर चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करते हुए आपको आगे चलना है। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर वीक हो गया, सोच रहे हैं कि नहीं बाद में कर लूंगा मैं, तो नहीं। मैंने बोला था ना, माइंडसेट, फोकस, दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि बिना एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग किए आप आगे ना बढ़े। इस मेथड को फॉलो करें एंड तब जाके आप नेक्स्ट चैप्टर पे आए। Coming to another very fearful subject and that is physics. I know आप में से बहुत सारे लोगों को फिजिक्स में प्रॉब्लम्स आ रही होगी, फिजिक्स कैसे करना है, नहीं करना है। The thing is that देखो, फिजिक्स स्टार्टिंग में टफ लग सकती है, बट फिजिक्स की अच्छी बात है कि फिजिक्स में नंबर ऑफ लॉज बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, लिटरली बहुत ही सिंपल लॉज से बहुत सारा पोर्शन हो जाता है। फिजिक्स में तो मैं सच बताऊं, मैं लिख के दे सकता हूं, एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी मैकेनिक्स अच्छी है। मैकेनिक्स बोले तो जिसमें यूनिट मेजरमेंट, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारी चीजें जिसमें आती है, इसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं बेसिकली। सो ये वाला जो पोर्शन है वो जिस स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग है उसके फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स आना है, उसकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है। यस, क्यों? आपको क्या लगता है जिसकी फिजिक्स में कम मार्क्स आते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स या फिर ऑसिलेशंस या फिर बाकी टॉपिक्स की वजह से आते हैं? नहीं, उनकी मैकेनिक्स ही वीक होती है, बिकॉज मैकेनिक्स ही फिजिक्स का बेस बनाती है। तो अगर आप बेस में मैकेनिक्स के पोर्शन में जल्दबाजी करोगे तो आप पूरी फिजिक्स से हाथ धो बैठोगे, बिकॉज ये फिजिक्स है। यहाँ बायो जैसा नहीं चल सकते कि नहीं एक चैप्टर और दूसरे चैप्टर में कोई रिलेशन ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता। यही बात है कि आपको समझना होगा कि अगर आपकी मैकेनिक्स स्ट्रांग नहीं है तो कोई फायदा नहीं बाकी चैप्टर्स फोकस करने का, आपको इस पर फोकस करना होगा। यस, एंड बिलीव मी गाइस, मैंने पूरी 11th, यस मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया था, मैंने पूरी 11th से फिजिक्स पढ़ी है, 12th में जाके मैंने थर्मो, ऑसिलेशन से ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सो अगर हम मंथली प्लानिंग को डिस्कस करें, सो अभी आपके पास नवंबर है तो आप मार्च अप्रैल तक मैकेनिक्स कर सकते हो। यस, मार्च अप्रैल तक आप मैकेनिक्स कर सकते हो। उसके बाद आप 1 महीने में थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो सारे चैप्टर्स कर सकते हो, बहुत ईजी हैं। हीट ट्रांसफर वगैरह बहुत बेसिक फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एंड देन आफ्टर, आई नो थोड़ा टाइम बचेगा, अगर आपका ऑसिलेशन वेव होता है तो कोई बात नहीं, आप 12th स्टार्ट कर दे, 12th के साथ साथ आप ऑसिलेशन वेव कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया था, इवन मेरा ऑसिलेशन वेव लास्ट तक चला था, मतलब वो पोर्शन SHM और वेव्स वाला जो पोर्शन है, साउंड वेव्स वाला, वो एकदम लास्ट तक चला था। थोड़ा थोड़ा करके मैंने किया था, मैंने एक साथ नहीं कर पाया था मैं उसे, तो चलता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे साथ क्या था, मेरी मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट मेरे को फिजिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें जितनी प्रैक्टिस अभी कर लोगे ना, तुम इतनी किताबें लगा दो, लाइक लिटरली तुम एक जगह से खत्म करो एंड देन आफ्टर बुक खत्म हो जाए तो दूसरी बुक पे आओ, ये चीज़ तुम्हें करनी होगी। फिजिक्स तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला है नीट की प्रिपरेशन में। नाउ कमिंग टू द मैथोडोलॉजी ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स में तुम्हें सबसे पहले डिटेल लेक्चर देखने हैं। यस, जब एक लेक्चर खत्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ हमें पढ़ा दिया, सो तुम्हें क्या करना है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा नहीं करना है कि पहले पूरा चैप्टर खत्म होगा तब जाके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, नहीं, तुम्हें टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें एक बुक डिसाइड करनी है, सेम डिटेल लेक्चर दो, देन आफ्टर जो बुक तुमने डिसाइड किया उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड देन आफ्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। यस, दिस शुड बी योर मेथड इन फिजिक्स, कि पहले तुम डिटेल लेक्चर अच्छे से देख रहे हो, उसके साथ साथ तुम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा रहे हो, लास्ट में भी डिटेल बल्क में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड देन आफ्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के खत्म कर रहे हो। ये मेथड अगर तुम फॉलो कर लेते हो, यू आर डन विद द फिजिक्स। एंड जब कभी भी तुम्हें लगे कि तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, अपनी दोस्त की बुक लेके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस शुड बी योर माइंडसेट इन फिजिक्स। एंड फिजिक्स मैंने कहा बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है, तुम्हारा 50% ऑफ टाइम फिजिक्स ले लेगा नीट प्रिपरेशन का,
एंड वो वर्थ इट है बिकॉज फिजिक्स रैंक लेके आती है, मानो या ना मानो फिजिक्स से रैंक डिसाइड होती है। कमिंग टू द मोस्ट डाइवर्स सब्जेक्ट, फिजिक्स और बायो से भी ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर कहीं है तो वो है केमिस्ट्री में। यस, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप शायद 11th में ना पढ़ें बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन में ऑर्गेनिक 12th में ही स्टार्ट करते हैं। सो एंड वन मोर थिंग इज दैट, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सिलेबस कम हो गया, लिटरली बहुत सारा सिलेबस खत्म कर दिया उन्होंने, तो इट्स वेरी इजी फॉर अस नाउ। द थिंग इज दैट आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी मोल कॉन्सेप्ट से, तो कोशिश करना मोल कॉन्सेप्ट में आप जितने डिटेल्ड अच्छे क्वेश्चन लगा सके आप उतने लगाएं। हाँ, मैं मानता हूँ मोल कॉन्सेप्ट से उतने अच्छे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, बट आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी होगी जो आपको फिजिक्स में काम आएगी। मैंने मोल कॉन्सेप्ट 3 महीने पढ़ा, उसमें हमने जो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस की कि हम कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, टफ से टफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो मुझे फिजिक्स में काम आई। मोल कॉन्सेप्ट में तो उतने अच्छे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन वो मुझे फिजिक्स में काम आई। सो दैट इज वाई तुम अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से कर सकते हो, एंड केमिस्ट्री इजीली हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत कम है, एंड इनऑर्गेनिक के चैप्टर भी लाइक तुम्हें मल्टीपल टाइम्स उन्हें रीड ही करना पड़ेगा। सो थिंग इज दैट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बट केमिस्ट्री हो जाएगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहता हूँ, एंड दैट चैलेंज इट कि अभी तुम अपनी प्रिपरेशन में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, चाहे वो टाइम टेबल से रिलेटेड हो, तुम सुबह उठ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा फोन का एडिक्शन है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी नहीं बन रही है, तुम्हें फिजिक्स समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, तुम अभी जाओगे कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि यस मैं अभी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। 1 महीने बाद तुम दोबारा आओगे, अपने कमेंट को देखोगे एंड फिर उसको एडिट करोगे कि यस मैंने अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ये प्रॉब्लम बच गई है सॉल्व करने के लिए। यस, दिस इज माई चैलेंज टू यू। गो इन द कमेंट सेक्शन, राइट ऑल योर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग राइट नाउ। 1 महीने बाद आओ, उसको दोबारा से देखो, चेक करो कि मैंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, एंड बिलीव मी गाइस, टुगेदर वी कैन क्लियर नीट 2026 बहुत अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे। बस जो मैंने आज बताया उसे तुम अच्छे से फॉलो करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना माइंडसेट और फोकस बनाए रखना, एंड यू विल बी इन एम्स दिल्ली वन डे, डेफिनेटली वन डे। एंड लास्ट में मैं यही कहूँगा, अ सोल्जर हु स्वेट्स मोर इन प्रैक्टिस ब्लीड्स लेस इन वॉर, यानी कि तुम अगर अभी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे लास्ट में तुम्हें उतना ही कम प्रॉब्लम आएगा। सो या विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो, एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए गुड बाय।